हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो सब? देखिए, हम लोग लाइव कर रहे थे क्लास। तो बहुत सारे आप लोगों में जो मतलब एस्पायरेंट हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है कि लाइव में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है और हमें कम समय में ये प्रिपरेशन करना है। और एक्चुअली में क्रैश कोर्स का यही मतलब भी होता है कि कम समय में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लें। तो इसीलिए ये रिकॉर्डेड सेशन होगा और रिकॉर्डेड सेशन विथ अ लाइव डाउट क्लासेस हम लोग करेंगे। ठीक है? तो रिकॉर्डेड सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक एक करके पिक करते चलेंगे और एक एक करके बात करते चलेंगे। ये आपका जा करके एक नोट्स है जो आपको दे दिया गया है। ये एक नोट्स है जो आपको दे दिया गया है। तो ये चीज आपको जो है वो मिल गया होगा। ठीक है, ग्रुप में ये चीज आपको मिल गया होगा। इसी टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करें उसके पहले दो फंडामेंटल चीज है जो हम आपको बताना चाहेंगे। एक बेसिक लेक्चर हम लोग लाइव कर रहे थे, वो हो नहीं पाया था। जितना हो पाया था उसके बाद की चीजें हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी नहीं कर रहे। अभी हम आपको दो बेसिक फंडामेंटल चीजें बताएंगे, उसके बाद जो है वो हम लोग क्वेश्चन पिक करेंगे और देखेंगे कि क्या काम करना है हमें क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, लेकिन दो ऐसी चीजें हम बताएंगे जिसका यूज इकोनॉमिक्स में बार बार बहुत रिपीटेटिव मोड में होता है, और जब हम आगे से इस चीज के बारे में बात करें तो आप समझ सके। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट है मार्जिनल का, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमांत। और एक कंसेप्ट है आपका जा करके डिमिनिशिंग। एक डिमिनिशिंग का कंसेप्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रश। ठीक है, ये दो कंसेप्ट है जो हम आपको थोड़ा सा बेसिक वे में समझाना चाहिए। अब चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको तीन पार्ट में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंज्यूमर। एक हम पढ़ेंगे उत्पादक के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्रोड्यूसर। एक हम पढ़ेंगे बाजार के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मार्केट। ठीक है, ये तीन चीज के बारे में हम माइक्रो में देखेंगे। पहले तो अभी सिर्फ ये तीन चीज देखेंगे, इसके अलावा और देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये तीन चीज बात करेंगे। अब हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, या समझिएगा कि ये जो उपभोक्ता है, ये एक जो भी चीजें को जो भी चीज को कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, या हम लोग अपने भाषा में अगर बात करें तो जो वो खाता पीता है, मतलब जो भी हो, खाने खाने पीने का मतलब सिर्फ दारू पीना नहीं होता या खाना खाना नहीं होता, कुछ भी अगर वो कंज्यूम करता है तो वो उससे उसको क्या मिलती है, तो उससे उसको मिलती है यूटिलिटी। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में उपयोगिता। ठीक है, इसको कहते हैं उपयोगिता। ये शब्द लगभग संतुष्टि के बराबर है। ठीक है, लगभग संतुष्टि के बराबर है, इसका मतलब है कि आप उससे संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, उत्पादक जो काम करता है उसका मेन काम होता है कि प्रॉफिट। प्रॉफिट प्रॉफिट का मतलब आपको पता है, लाभ। वो चाहता है कि कोई भी वस्तु का जब वो उत्पादन करे, जब वो वस्तु का उत्पादन करे, तो उत्पादन में जब भी वो प्रोडक्शन करे तो क्या हो कि कॉस्ट कम लगे उसको, मतलब लागत जो हो
वो कम से कम हो, और जब वो उस चीज को बेचे तो उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा में बिक जाए। ठीक है। अब ये बेचने वाला कंसेप्ट जहां है, वहां पे क्या करना होता है कि प्राइस सेट करना होता है। ठीक है। दाम सेट करना होता है किसी भी वस्तु को बेचने के लिए। अब चूंकि आप दाम कैसे सेट करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको कितना खर्च आया है उसको बनाने में। उसके हिसाब से आप फिर उसमें प्रॉफिट और बहुत सारा टैक्स वैक्स जो भी है सब जोड़ जाड़ते हैं। उसके बाद आप एक दाम सेट करते हैं। तो दाम सेट करने के लिए आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाजार होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट होते हैं। ये बाजार का क्या मतलब है? इस बाजार का अभी आप सिंपली बाजार ही मतलब समझिए। चाहे वो आपके बगल में लगने वाला हटिया हो, चाहे वो कोई शहर का बाजार हो, चाहे वो मीना बाजार हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है। तो इसको आप बाजार के रूप में ही समझिए। अब देखिए बाजार में क्या होता है ना, कि दाम सेट करने के लिए फिर अलग अलग तरह के बाजार होते हैं। अब क्या होता है बाजार में समझिएगा। एक तो होता है जहां पे बहुत सारे लोग बेचने वाले होते हैं। बहुत सारे लोग बेचने वाले होते हैं। ठीक है। ये सारे लोग सामान बेचने वाले हैं। ये बहुत सारे लोग बेचने वाले होते हैं, और बहुत सारे लोग खरीदने वाले भी होते हैं। ठीक है। एक बाजार तो ऐसा होता है। ठीक है। अभी क्या इस बाजार को कहते हैं, ये सब हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ समझा रहे हैं। तो जब बहुत सारे लोग बेचने वाले हों और बहुत सारे लोग खरीदने वाले हों, इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी वस्तु पे मनमाना दाम सेट करता है तो उसका वस्तु नहीं बिकेगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति फिर उसी वस्तु को सस्ता में बेच रहा होगा। उसी तरह कोई कंज्यूमर मनमाने दाम में किसी चीज को नहीं खरीद सकता, क्योंकि खरीदने वालों की संख्या और भी है। समझ रहे हैं ना? अपने गांव के हटिया को आप याद कीजिए। तो एक इस तरह का बाजार होगा, और जब इस तरह का बाजार होगा तो वहां जब मूल्य का निर्धारण होगा, वहां जब प्राइस सेट होगा, तो इसके सेट करने का जो स्ट्रेटेजी और इसके सेट करने का जो तौर तरीका होगा वो अलग होगा, है ना? उसके बाद एक बाजार आता है जहां सिर्फ एक ही बेचने वाला हो, एक बेचने वाला हो। अब ये एक बेचने वाला है, तो ये जैसा चाहे वैसा प्राइस सेट कर सकता है। ठीक है। जैसा चाहे वैसा, जैसे कि रेलवे, आप इंडियन रेलवे देख लीजिए। हालांकि इसके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, लेकिन फिलहाल आपको यह समझना है कि जो प्राइस सेट करने का तरीका होगा, वो एक तो ऐसा होगा जहां पे बहुत सारे लोग बेचने और बहुत सारे लोग खरीदने वाले हों, और एक तरीका ऐसा हो सकता है जहां पे सिर्फ एक बेचने वाला हो और खरीदने वाले बहुत सारे लोग। तो यहां पे जो प्राइस सेट होगा वो अलग तरीके से सेट होगा। बेचने वाला जैसा चाहे वैसा कर सकता है। ठीक है। अब देखिए अभी एक केस हम आपको बताते हैं। अ, अभी क्या हुआ ना कि आइडिया और वोडाफोन जो है, शायद, हाँ, आइडिया और वोडाफोन, ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये दोनों एक साथ हो गए हैं। ठीक है। इसके अलावा एक एयरटेल की कंपनी है। इसके अलावा एक जियो चल रहा है मार्केट में, और एक बीएसएनएल भी है, जिसको कोई अभी उस तरह से उपयोग नहीं कर रहा, और ये दुर्भाग्य है। ठीक है। तो ये कंपनियां हैं। अभी क्या हुआ, इसको आप रखिए साइड में। ठीक है। इसको आप रखिए साइड में, बीएसएनएल को। अभी कुछ इशू हुआ था, कि जैसे जो अ, इसका जो होता है ना, वो कम्युनिटी सर्विस के लिए ये लोग जो रेवेन्यू अर्न करते हैं, ये लोग जो पैसा कमाते हैं, वो कम्युनिटी सर्विस के लिए उसमें से कुछ परसेंट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं सोशल सर्विस के लिए। ये कंपनियां, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, ये आपका जियो, ये आपका एयरटेल, ऐसे जितने भी कंपनियां हैं, हम सिर्फ इसका एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि ये एक रिसेंट में केस हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या बोले, वोडा और आइडिया। तो ये इन लोगों का कहना था कि ठीक है, हम अगर किसी को कॉलर ट्यून देते हैं, कोई रिचार्ज करता है, कोई कुछ करता है, यहां से इस तरह से जो पैसे हम टेलीकॉम सेक्टर से जो हम पैसा कमा रहे हैं,
उस पैसे का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो हम गवर्नमेंट को देंगे कम्युनिटी सर्विसेज के लिए। लेकिन अगर हम कहीं कोई असेट खरीदते हैं, ठीक है, कोई बिल्डिंग खरीदे, वो बिल्डिंग हम अगर रेंट पे दे देते हैं और वहां से जो रेंट आएगा जियो के नाम से या जियो के अकाउंट में या एयरटेल के अकाउंट में या कहीं और से, तो इस तरह से जो पैसे हम कमा रहे हैं ना, इस तरह के पैसे पे हम वो परसेंटेज नहीं देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपको यहां से भी पैसा देना होगा। मैं आपको वो करंट अफेयर्स का न्यूज नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब ये लोग चले गए कोर्ट, कोर्ट चले गए, कोर्ट में केस चला। केस चलने के बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको ये यहां से भी आपको वो परसेंटेज देना होगा, यहां से भी। कोर्ट ने कहा, गवर्नमेंट जो है वो जीत गई। अब क्या हो गया कि चूंकि इनके पास बहुत सारा बकाया हो गया था, इनके पास बहुत सारा बकाया हो गया था, बहुत सारा बकाया हो गया। अब जो है जियो उसको पे करने में सक्षम है, एयरटेल उसको पे करने में सक्षम है, ये भाई साहब हमारे पे करने में सक्षम नहीं है। इन्होंने कहा कि अगर मुझे पेमेंट करना हुआ तो मैं कंपनी बेच दूंगा और ये कंपनी में बंद कर दूंगा। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट इसको बिकने देती या गवर्नमेंट इसको बंद होने देती तो मार्केट में सिर्फ दो कंपनियां रह जाती। ठीक है, एयरटेल और जियो। अब ये अगर दो कंपनियां रह जाती तो ये दो कंपनियां अलग तरह से प्राइस सेट करती, अलग तरह से इनका प्राइस मार्केट हो जाता। तो गवर्नमेंट ने इनको कहा कि नहीं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और गवर्नमेंट ने इसके कुछ परसेंट शेयर ले लिए। और फिर जो भी अपना चला केस, आप लोग पढ़े होंगे करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो ये चीज चला, गवर्नमेंट इसको दो फर्म के हाथ में ही नहीं जाने दी, यानी कि ये मार्केट डुओपोली होने से बच गया। अगर ये दो मार्केट रह जाता ना तो ये पूरी तरह से कंज्यूमर को निगल जाते। और सपोज करो कि इसमें से भी अगर ये भी चला जाए, एयरटेल भी चला जाए, तो जियो क्या करेगी आपको? बिल्कुल आपको निगल ही जाना है। उसी तरह अगर एक बेचने वाला रहा तो वो कंज्यूमर को निगल जाएगा। तो ये प्राइस सेट करने का तरीका है। और अब याद कीजिए, जब मार्केट में 75 तरह की टेलीकॉम कंपनियां थी, एयरसेल, यूनिनॉर, ये वो दिस दैट, तब प्राइस कैसे सेट होता था? तो दोनों ही प्राइस सेट करने के तौर तरीके अलग होते हैं। तो वो हम लोग मार्केट में देखेंगे कि कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं मार्जिनल के कंसेप्ट पे और फिर डिमिनिशिंग के कंसेप्ट पे भी आएंगे। ठीक है, देखिए, मार्जिनल यानी कि सीमांत। ये नाम ही अपने आप में सजेस्ट करता है कि सीमांत, सीमा के अंत में, यानी कि एक और एक और अगर किसी चीज को हम जोड़ते हैं तो उससे हमको क्या प्राप्त हो रहा है। अब चूंकि हम आपको बताएं कि हम अगर कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं, अब अगर कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे कंज्यूमर किस चीज के लिए काम करता है? तो कंज्यूमर करता है किस चीज का उपभोग करता? तो वो गुड्स और सर्विस की, गुड्स एंड सर्विसेज का उपभोग करता है, वो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि हम जब क्रैश कोर्स वाले मोड में आ जाएं तो वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। ये वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है, और इसके उपभोग करने से कंज्यूमर को क्या प्राप्त होता है? तो कंज्यूमर को यूटिलिटी प्राप्त होता है। ठीक है, यूटिलिटी यानी उपयोगिता। अब मान के चलिए कि कंज्यूमर जो है वो छह छह वस्तुओं का उपभोग करता है, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, छह वस्तुओं का उपभोग करता है। पहले वस्तु से जो उसको यूटिलिटी मिलती है उसको हम मानते हैं U1, दूसरे से जो हमें मिलती है उसको हम मानते हैं U2, और तीसरे से जो मिलती है उसको हम मानते हैं U3, चौथे से जो मिलती है उसको मानते हैं U4, पांचवें से जो मिलता है उसको हम मानते हैं U5, और छठे से जो मिलता है उसको हम मानते हैं U6। ठीक है, ये हमें यूटिलिटी यहां से प्राप्त हो रहा है।
ठीक है, यहां से ये यूटिलिटी हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमें यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है। अब यहां से अगर हमको टोटल यूटिलिटी निकालना हुआ, टोटल यूटिलिटी निकालना हुआ, अगर अगर हम यहां से टोटल यूटिलिटी निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू कहां तक, 6 तक लेंगे। इसका मतलब क्या है कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5 प्लस u6, इसको जब जोड़ के जो हमारा एक वैल्यू आएगा, वो वैल्यू जो है, मान के चलिए जो भी यहां पे वैल्यू आएगा उसको हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अब अगर हम यहां से एवरेज यूटिलिटी निकालना चाहें, AU निकालना चाहें, एवरेज यूटिलिटी अगर हम निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, इन सारे यूटिलिटीज को जोड़ करके और फिर क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जितना भी हमने कंज्यूम करा है। ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये हमारा हो जाएगा आपका जाकर के एवरेज यूटिलिटी। और अगर हम देखना चाहें कि इसका एमयू क्या है, मान के चलिए कि हम अगर छठे यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी देखना चाहें तो हम ये देख रहे हैं कि एमयू एट 6 अगर हम देख रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता अगर हम छठे नंबर पे देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमें इस छठे नंबर से कितनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, तो U6 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सिंपली समझिएगा, अभी कोई कंसेप्ट हम आपको नहीं बता रहे, किसी ये ऐसा कुछ नहीं बता रहे जो आप लिख रहे हैं, हम सिर्फ आपको वो टूल्स दे रहे हैं जिस उपयोग आप करेंगे क्वेश्चन के आंसर्स को समझने में। ठीक है, तो अब टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला। तो अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है, अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम चेंज मेजर करते हैं तो उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यानी अगर हम टोटल यूटिलिटी को क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा हो जाएगा आपका जाकर के मार्जिनल यूटिलिटी। समझ गए, मार्जिनल यूटिलिटी हम इसको डिफरेंशिएशन के शब्दों में क्या बोलते हैं, निकाल सकते हैं। अब समझिएगा कि ये टोटल यूटिलिटी, ये एवरेज यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है। अब यहां से आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी हम किसी चीज का एनालिसिस करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम क्या करते हैं कि हम मार्जिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। इकोनॉमिस्ट का मानना था कि जो आपका, हम अगर चावल के एक दाने को भी देख लेना कि उससे हमें क्या मतलब वो पका है कि नहीं, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जो पूरा चावल है वो पका है या नहीं। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए और इकोनॉमिस्ट मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट जो है वो पूरे क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको अलजेब्रिक फॉर्म में देखना चाहें तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होना चाहिए कि टी यू टी मान लेते हैं किसी एक टाइम पे माइनस टी यू टी माइनस 1। ठीक है, कुछ ऐसा इसका फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन आप इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला में ही समझने की कोशिश कीजिएगा। मार्जिनल यूटिलिटी समझ गए कि मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट हम क्यों यूज करते हैं। इसके अलावा अब एक और कंसेप्ट हम आपको बताएं, वो है डिमिनिशिंग का। इसका भी कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एक चीज समझिएगा, हम कई बार कोशिश करते हैं ये सब बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं हर लोगों का, कि एक होता है डिक्लाइनिंग,
डिक्लाइन, और एक होता है डिमिनिश। ठीक है, एक होता है डिक्लाइन और एक होता है डिमिनिश। डिक्लाइन का मतलब होता है गिरना, ठीक है, और डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरते हुए रेट पर बढ़ना। गिरते हुए रेट पर बढ़ना का मतलब हम आपको समझाते हैं, ठीक है, समझिएगा। अब एक बहुत फेमस एग्जाम्पल दिया जाता है, रोटी का एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। आपको हम इस नोट्स में दिखाने की कोशिश करते हैं वो एग्जाम्पल, आपको हम वो एग्जाम्पल इस नोट्स में दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे है वो टेबल बना हुआ, ठीक है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये इकोनॉमिक्स का, आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब आप पहली रोटी खाते हैं तो उससे मान लीजिए कि उससे आपको कोई MU प्राप्त होता है, कितना, तो पहली रोटी से आपको 20 जो है वो आपको मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुआ। अब मार्जिनल यूटिलिटी अगर 20 है उसका, क्योंकि पहला ही रोटी खाए तो वो सीमांत ही तो है पहला, तो टोटल यूटिलिटी कितना होगा, 20। अब दूसरी रोटी खा लिए, ये आपका U1 था, अब दूसरी रोटी खा रहे हैं तो आपको U2। अभी आपका भूख ज्यादा है, आपको मिला 25, मतलब कुछ एक मेजरमेंट हम कर रहे हैं कि आपको इतना यूटिलिटी प्राप्त हुआ। अब आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, 20 + 25 45, ठीक है। तीसरी रोटी खाते हैं, अब आपको थोड़ा, 2 रोटी आप खा चुके हैं तो आपका भूख जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। तो अब क्या है कि ये आपका U3 है, मतलब तीसरी रोटी का यूटिलिटी है। अब आपको उससे सिर्फ 15 यूटिल्स जो है वो एक मार्शल ने एक आपको क्या कहते हैं यूनिट दिया था यूटिलिटी को मेजर करने का, जिसको हम कहते हैं यूटिल्स। यूटिल्स, तो अभी हम उसी में इसको मेजर कर रहे हैं। तो ये 15 यूटिल्स आपको प्राप्त हुआ तीसरी रोटी से, लेकिन टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ गया, ठीक है। चौथी रोटी U4, अब 10 मिला आपको, लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ा, ठीक है। तो इसी चीज को आप देखिए कि यहां पे 20, फिर 25, फिर 15, फिर 10, फिर 5, अब आपका पेट भरता जा रहा है, तो आखिरी रोटी से आपको जो है वो कोई संतुष्टि नहीं मिलेगा। आप इसको नहीं भी खाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय ऐसा आता है जब आप 7वीं रोटी खाते हैं तो आपका जो है वो आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिलना शुरू हो जाता है, मतलब अब आपको उल्टी हो जाएगा। अगर आप और रोटी खाना शुरू किए तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको उल्टी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप किसी चीज का उपभोग बढ़ाते जाते हैं, किसी भी चीज का, ये सिर्फ रोटी की ही बात नहीं है, ये किसी भी चीज पे लागू होता है कि जैसे जैसे हम आपको ये लॉ नहीं समझा रहे, हम आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमिनिशिंग का कंसेप्ट कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे जैसे आप किसी एक चीज वस्तु का मतलब उपभोग संख्या बढ़ाते जाते हैं, किसी भी चीज को, आप एक फोन ले लो, एक मोबाइल फोन आप ले लिए, उससे आपको जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो आप दूसरे को लेते हो तो हो सकता है दूसरे से थोड़ा ज्यादा आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन तीसरा लोगे तो अब उतना ज्यादा आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, चौथा लोगे तो और नहीं, पांचवा लोगे तो और नहीं, छठा लोगे तो मन भर जाएगा, सातवां लोगे तो आप फेंक दोगे, तोड़ दोगे फोन, मतलब, ठीक है। तो किसी भी चीज में आप अगर, वही हम कह रहे थे कि नेताओं का भाषण भी अगर आप सुनते हो ना, तो एक शुरू शुरू में एकदम मजा आ जाता है, फिर थोड़े दिन बाद और मजा आता है, फिर उसके बाद धीरे 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 वो नेताओं का भाषण सुनने में ना वो मजा जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शर्त शर्त है कि आदमी जो है वो पियक्कड़ ना हो, वो पिया हुआ ना हो, क्योंकि पीने के बाद उसको होश नहीं रहता। आदमी पागल ना हो, तभी ये लॉ काम करेगा डिमिनिशिंग का, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल, एक रैशनल कंज्यूमर हो। रैशनल कंज्यूमर का कंसेप्ट भी इकोनॉमिक्स में बहुत यूज होता है। रैशनल कंज्यूमर का कंसेप्ट क्या है, तो रैशनल कंज्यूमर का कंसेप्ट ये है कि एक ऐसा व्यक्ति, इसको
बुद्धिमान व्यक्ति कह सकते हैं हम, जो अपना फैसला खुद ले सकता है, जिसको किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद सोच सकता है, वो खुद सारी चीज को कैलकुलेट कर सकता है कि हमको ये खरीदने में फायदा है या नहीं है, ये हमको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, उसको सब कुछ पता है। ठीक है, तो इसी को एक रैशनल कंज्यूमर कहते हैं। तो अगर वो व्यक्ति रैशनल है तो वो जैसे जैसे किसी भी चीज का उपभोग बढ़ाता जाएगा, किसी भी चीज का, धीरे 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 उसकी जो उससे मिलने वाली उपयोगिता है वो गिरती चली जाएगी। यही है डिमिनिशिंग का लॉ इकोनॉमिक्स में। ठीक है, डिमिनिशिंग का लॉ इकोनॉमिक्स में यही है कि जैसे जैसे आप किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो कम होती चली जाएगी। ये चीज आप समझ गए, दो चीज, मार्जिनल का और डिमिनिशिंग का। अब एक चीज हम बताएं, अभी आपको हम कंज्यूमर के थ्रू, यूटिलिटी के थ्रू मार्जिनल का कंसेप्ट होता है। कल जब हम प्रोड्यूसर पढ़ेंगे तो वहां पे कॉस्ट में बताएंगे आपको मार्जिनल। इस चीज को भी समझिएगा। पहले हम आपको यूटिलिटी पे बताएं कि मार्जिनल यूटिलिटी, फिर जब हम प्रोडक्शन में घुसेंगे तो हम कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एक और यूनिट को अगर हम बना रहे हैं, एक और यूनिट हम बनाएंगे तो उस पे हमारा क्या खर्च आएगा। एक और कंसेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में रिवेन्यू का, राजस्व का। एक सेकेंड, राजस्व। ठीक है, राजस्व का, राजस्व का एक कंसेप्ट होता है। मतलब राजस्व का कंसेप्ट क्या होता है कि जितना सामान आपने बेचा उसको मल्टीप्लाई कीजिए जितना आपने, जिस दाम पे आपने बेचा। ठीक है, टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, इसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मतलब जितना पैसा आप कमाए। आप 5 लीटर दारू बेच रहे हैं, ठीक है, और 1 लीटर दारू का दाम 100 रुपए है, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 100 गुना 5। तो जैसे टीआर होता है वैसे ही एआर भी होगा, आपको पता है एआर का फॉर्मूला, और वैसे ही एमआर भी होगा। तो इसी तरह से पूरे इकोनॉमिक्स में जो है वो काम करता है मार्जिनल का कंसेप्ट। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट। उसके बाद अब हम घुसेंगे इकोनॉमिक्स में, आपका इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें उसके पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ आंसर राइटिंग के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, वो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के कुछ रूल होते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का आंसर लिखने का। जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं है उनको ये रूल बहुत ध्यान में रखना चाहिए। जो बैकग्राउंड में है उन्होंने भी अगर इस तरह से आंसर नहीं लिखा है आज तक तो उनको इस तरह से आंसर लिखना चाहिए। देखिए, ये तो सबको पता है आप लोगों को कि क्वेश्चन का जो डिमांड है आपको वही लिखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, डिमांड से तो आपको समझना ही है, लेकिन उसके अलावा हर एक क्वेश्चन का ना एक आत्मा होता है। ठीक है, आत्मा होता है, आत्मा आपको समझना होगा कि इसका क्या मतलब है। अब अगर आपसे, अगर इफ आपसे अगर इकोनॉमिक्स में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो एक पर्टिकुलर ग्राफ और एक पर्टिकुलर टेबल की तलाश में है। पर्टिकुलर किसी एक ग्राफ को और किसी एक टेबल की तलाश में वो बंदा है उस आंसर में। और अगर आप उस ग्राफ और उस टेबल को प्लॉट नहीं करते तो आपको एक सेटिस्फैक्टरी मार्क्स नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब एग्जांपल लेके हम समझाएंगे आपको। देखिए, अब ग्राफ, ये इकोनॉमिक्स में क्यों जरूरी है हम आपको बता चुके हैं, वैसे फिर बताते हैं।
ग्राफ जो है ना वो किसी भी चीज को एक डिस्टेंस, किसी भी एक डेटा को डिस्टेंस के रूप में मेजर करता है। जैसे ये एक डिमांड का कर्व है, ठीक है। डिमांड का लॉ क्या कहता है कि जब डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी प्राइस के कंटेक्स्ट में आपको हम बताते हैं, जब किसी चीज का दाम बढ़ेगा तो उसकी मांग जो है वो कम हो जाएगी, और जब प्राइस घटेगा तो उसका मांग जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बेसिक लॉ ये कहता है। अब इसको हम आसानी से ग्राफ के ऊपर बता सकते हैं। कैसे? देखिए, ये वाई एक्सिस है, थोड़ा बड़ा ग्राफ लेके आपको समझाते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक और चीज, जब आप इकोनॉमिक्स के आंसर को लिखेंगे तो आप उस एक्सिस का नाम भी लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद भी बताएंगे कि आप कौन से एक्सिस पे क्या लिखे हुए हैं। ये आपका ओरिजिन है, ओ से इसको रिप्रेजेंट करना है। आप यहां पे प्राइस लेंगे, ठीक है, और यहां पे आप क्वांटिटी लेंगे किसी भी एक वस्तु की, ठीक है, और ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे मान के चलिए प्राइस था 10 रुपया। अब जब प्राइस 10 रुपया था तो एक कोई वस्तु है, मान के चलिए कि समोसा है, उसको हम 10 रुपया के रेट से 5 पीस खरीद रहे थे, ठीक है। अब जब उसका दाम 10 से 6 रुपया हो गया, ठीक है, या हाँ 6 रुपया हो गया, तो अब आप उस 6 रुपये पे समोसा को खरीदना, उसकी संख्या खरीदना आप बढ़ा दिए। अब आप 8 समोसा खरीद रहे हैं, ठीक है। अब और दाम कम हुआ, 3 रुपया हो गया, तो आप इस 3 रुपए पे समोसा को खरीदना और बढ़ा दिए। अब आप जो है वो 12 समोसा खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चेंज है ना, ये एक्स का चेंज, ये वाई का चेंज, ये वाई का चेंज, और ये एक्स का चेंज, ये एक डेटा हम दिखा रहे हैं कि जैसे 10 से 6 रुपया हुआ, डिमांड जो है वो 5 से 8 रुपया हो गया, 5 से 8 समोसा का हो गया। जैसे ही 6 से 3 रुपया हुआ, डिमांड जो है वो 8 से 12 का हो गया समोसा का। और इसी चीज को हम ग्राफ पे एक डिस्टेंस के रूप में, एक दूरी के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का यूज करते हैं, क्योंकि इस चीज से हम किसी भी कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ का यूज इसीलिए इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब आप समझिएगा कि एक प्रॉपर ग्राफ, एक पर्टिकुलर ग्राफ है जो उसको चाहिए इकोनॉमिस्ट को, आपके मतलब जो एग्जामिनर है उनको आपकी कॉपी में, ठीक है। अब जैसे सीमांत उपयोगिता का हाश नियम है, ठीक है, तो उसको ये टेबल चाहिए जहां पे आप इस चीज को बताएं। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ, इसी के साथ साथ, सीमांत उपयोगिता हाश नियम के साथ साथ, इसी में उसको ये जो आपका ग्राफ है ना, ये ग्राफ भी उसको चाहिए, ये ग्राफ भी उसको चाहिए। अगर आपने उस टेबल को और इस ग्राफ को बना दिया है तो आपको एक जबरदस्त मार्क्स मिलने वाला है। क्यों? वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में काम क्या है, कैसे आंसर लिखते हैं, वो हम आपको, देखो कुछ टेक्निक बता रहे हैं हम, ठीक है, जो आपका हमेशा काम आएगा। उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर पे हम घुस ही जाएंगे। अब अगर आपने ग्राफ को प्लॉट कर लिया, ठीक है, ग्राफ को आपने प्लॉट कर लिया, तो अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है कि आप लिखेंगे कि आंसर में कैसे, कि y एक्सिस यानी हिंदी में y अक्ष पर, ठीक है, हमने कीमत को दिखाया है, हमने प्राइस को दिखाया है। एक्स एक्सिस पर हमने वस्तु की मात्रा को दिखाया है, हमने क्वांटिटी को दिखाया है, ठीक है। और ये जो डी और डी, मतलब डी और डी डैश है, ये जो डी डी डैश वक्र है, डी डी डैश कर्व जो है, ये मांग वक्र को दर्शाता है, ठीक है, मांग वक्र को दर्शाता है। आप इकोनॉमिक्स में आंसर ऐसे लिखेंगे, ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ जहां तक लिख के दिखा रहे हैं, आप एग्जामिनेशन में एकदम बढ़िया से लाइन से बना करके लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपको बताना है कि बिंदु ओ ओरिजिन को बताता है, ठीक है, ओरिजिन को बताता है, ठीक है। अब आप देखिए इस ग्राफ से हम इस चीज को क्लियरली देख सकते, इसको भी नाम दे दीजिए ए बी सी। अब यहां से आप देखिए कि इसको आप आराम से फिर लिख सकते हैं कि वस्तु का दाम, वस्तु का मूल्य, कीमत, दाम, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, जब 10 रुपया था तो हम डिमांड वक्र के यानी मांग वक्र के बिंदु ए पर थे, जहां हम 5 समोसा खरीद रहे थे। जहां हम वस्तु की मात्रा कितनी खरीद रहे थे, तो 5 खरीद रहे थे। जैसे ही दाम 10 से घटकर 6 रुपया हुआ, जैसे ही वस्तु की कीमत घटकर 10 से 6 रुपया हुआ, तो वैसे ही हम मांग वक्र पे नीचे की ओर खिसक कर बिंदु बी पर चले गए, जहां हम बिंदु बी पर 8 समोसा खरीद रहे थे। जैसे ही वस्तु का मूल्य और गिरता है, 6 से 3 रुपया हुआ, हम मांग वक्र पर और नीचे की ओर खिसकते हैं और हम बिंदु सी पर पहुंच जाते हैं, जहां हम समोसा का 12 यूनिट खरीद रहे हैं, यानी उसकी मात्रा हम 12 समोसा खरीद रहे हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु का मूल्य गिरता गया, वैसे वैसे मांग में परिवर्तन होता गया, और वो परिवर्तन कैसा था, तो वो परिवर्तन पॉजिटिव था, धनात्मक था। यानी कि प्राइस के गिरने से मांग जो है वो बढ़ रहा था। और अगर हम इसी को उल्टा करके अगर देखें, 3 से 6 हुआ तो हम सी से बी पे पहुंच गए, बी से ए पे पहुंच गए। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, हमारा डिमांड घटता गया। और हेंस ये हम कह सकते हैं कि मांग के नियम के अनुसार कि जब जब दाम किसी भी वस्तु की कीमत में मतलब गिरावट आती है, तो उसका मांग जो है वो बढ़ जाता है। और जैसे किसी वस्तु के मांग कीमत में मतलब उसका कीमत बढ़ता है, तो उसका मांग जो है वो गिर जाता है। इस प्रकार से आप इस क्या बोलते हैं, ग्राफ को सिर्फ अगर आप अपने कॉपी में बना लेते हैं, तो वहां से आप आंसर को बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं और वो बहुत वैलिड आंसर होगा, और आपको अच्छे खासे मार्क्स भी उससे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसको हम कहते हैं अजम्पशन। अजम्पशंस कहते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में इसको मान्यताएं कहते हैं, मान्यताएं। ये अजम्पशंस होता है ना कि वो कुछ कंडीशंस बताता है कि अगर ऐसा सिचुएशन रहा, अगर ऐसा सिचुएशन रहा, अगर ऐसा सिचुएशन रहा, तो ही यह नियम काम करेगा। जैसे मैंने कहा कि वस्तु पागल नहीं होना, मनुष्य जो है वो पागल ना हो, वो पिया हुआ ना हो, वो एक रैशनल व्यक्ति हो, तभी जो है वो कोई भी नियम उसके लिए काम करेगा। तो उसी तरह ये मान्यताएं होती है। हर टॉपिक में हम उसके अजम्पशंस देखेंगे। इसको भी आप जरूर लिखिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक आपका जाकर के इक्विलिब्रियम और एक आपका अजम्पशन, ये दो शब्द जब तक नहीं दिखेंगे आपके आंसर में, अगर क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसको लगेगा कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं आता है। ठीक है, तो इसको आज यहीं पे रोकते हैं। हम सोच रहे थे कि इसी में क्वेश्चन डिस्कस करें, लेकिन टाइम लगता है कि ज्यादा ही हो जाएगा, तो इसीलिए इसको आज यहीं रोकते हैं। और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अब क्वेश्चन उठाएंगे और सीधा